नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है महिलाओं को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी जो है उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए थी। और इसका जो एक प्रमुख कारण था वह था कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो एक सवाल उनके मन में आता था, उसका जो है सो समाधान बहुत अस्थायी नहीं था। इसके संबंध में एक विशाखा गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में जो है सो जारी किया गया। बेसिकली विशाखा गाइडलाइन जो था उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता थी बनवारी देवी। वो जो है सो बाल विवाह को रोकने के लिए जो है सो समाज में कार्य करती थी, और इस क्रम में उन्होंने किसी एक फैमिली का जो है सो बाल विवाह रुकवा दिया, और वो फैमिली काफ़ी जो है सो प्रभावशाली थी। बाद में उस फैमिली से संबंधित लोगों ने जो है 5 लोगों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया, और उसके बाद यह मामला काफ़ी दिनों तक कोर्ट में चला। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से होते हुए फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक गाइडलाइन जारी किया जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में कई सारी बातें थी। जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका कि सबसे पहला, जो भी नियोजक है, जो भी एम्प्लॉयर है, वो अपना जो भी उसका स्टैंडिंग ऑर्डर है या जो भी उसका एचआर मैनुअल है उसमें महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा से संबंधित नियमों को उसमें जो है सो डालेगा। इसके अलावा एक शिकायत निवारण समिति भी होगी जो कि महिलाओं को इन प्रकार के मामलों में सुरक्षित करने का प्रयास करेगी, और उसकी जो अध्यक्ष होगी, उस समिति का जो हेड होगा वो एक कोई ना कोई महिला कर्मी को, जो अपने इंस्टीट्यूट्स में उनके जो सीनियर महिला कर्मी होंगे उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा उस गाइडलाइन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नियमों का यदि कोई एम्प्लॉय उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। तो चलिए अब इस एक्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस एक्ट में टोटल आपको जो है, इस अधिनियम में टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है, और टोटल 30 सेक्शंस धाराएं, 30 धारा और 8 जो है आपको अध्याय इसमें आपको शामिल। यह एक्ट जो है आपको 14 नंबर एक्ट है 2013 का, 14 नंबर, और 22 अप्रैल 2013 को ये एक्ट गजट में नोटिफाई हुआ था। जैसा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव कहता है, आप इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस। वीमेंस का, महिलाओं का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन, ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावे अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एक तो हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसके लिए अपने नियम बनाएं, उसके लिए जो भी मेथड्स और तरीके हैं वो अपनाएं, और अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो फिर उसको रोकने का जो भी उपाय हो, और उसका जो कंप्लेन होगा उसको रिड्रेसल करने के लिए ग्रीवांसेस को फिर हम जो स्टेप्स लेने हैं वो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव में आता है। और उनसे रिलेटेड यदि कोई और मैटर्स हो, विषय हो, तो वो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव में शामिल किया। जैसा कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ और बातें बताई गई है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 और 15 है, अनुच्छेद 14 और 15, उसमें जो है मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है दोनों संविधान के, और कानून के मामले में समान है। उसके अलावा जो आर्टिकल 21 है वो भारत के हर एक नागरिक को एक डिग्निटी का लाइफ जीने का जो है सो अधिकार देता है। तो इन सारे बातों को देखते हुए जो है कोई भी वर्क प्लेस जो होना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, वो सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, वो इसमें इंक्लूड किया गया ऑलरेडी, क्योंकि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार सभी को है। इसीलिए वर्क प्लेस पर उसे किसी प्रकार का यौन जो शोषण है या उत्पीड़न है, इस तरह के स्थितियों का सामना उसको न करना पड़े। इसके अलावा एक यूएन कन्वेंशन है आपको, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। ये 1933 को जो है रेटिफाइड किया गया था इंडिया के द्वारा 25 जून 1993 को। इस कन्वेंशन का भी जो मोटो है वो है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर फीमेल के साथ, फीमेल वर्कर्स के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का स्थिति ना आए। तो इस कन्वेंशन का उद्देश्य भी ये एक्ट जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये एक्ट पूरा करता है। जैसा कि इस एक्ट का सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम होगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, और ये पूरे भारत में आपको लागू होगा, एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि ये उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में इसके लिए नोटिफाई करेगी। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक्ट जो है आपको गजट नोटिफाइड हो गया है 22 अप्रैल 2013 को, लेकिन ये प्रभावी तब होगा जब उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको निकालेगी, और बाद में फिर 9 दिसंबर 2013 से सरकार ने एक गजट के नोटिफिकेशन के थ्रू इसको प्रभावी किया। अब इसके डेफिनेशन सेक्शन को, परिभाषा को देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीव्ड वीमेन। तो एक्ट कहता है कि इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, किसी भी कार्यस्थल से संबंधित कोई भी महिला, वीमेन ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की कोई भी महिला। तो पहली बात है कि वर्क प्लेस कोई भी कार्यस्थल होना चाहिए जहां पर ये एक्ट लागू होगा, ठीक है, जो एग्रीव्ड वीमेन की परिभाषा के हिसाब से, और महिला किसी भी उम्र की हो, ठीक है। तो एज से रिलेशन नहीं है, किसी भी एज की महिला हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और जोड़ता है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। कई बार हो सकता है कि वो महिला वहाँ पे कार्यरत ना भी हो, तो अगर वो एम्प्लॉयड है तो भी ठीक है, अगर वो नियोजित नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है वहाँ पर, तब भी वो एग्रीव्ड वीमेन के अंतर्गत आ सकती है। हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड ऑफ एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रेस्पोंडेंट। अब ये एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मीनिंग हुआ, वो आगे हम लोग फिर परिभाषा में देखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट में किन किन चीज़ों को रखा गया है। इसके अलावा यदि कोई निवास स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस है, हाउस है, तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की इस तरह की अप्रिय घटना होती है किसी महिला के साथ, तो वहाँ भी इस एक्ट को लागू किया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानते ही हैं, समुचित सरकार, जिसका मतलब होता है कि यदि कोई स्थान, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया हुआ प्लेस है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और उसी प्रकार से यदि कोई प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट भी है तो वो सेंट्रल या स्टेट जिसके भी टेरिटरीज में आएगा उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाए। इस एक्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर को भी परिभाषित किया गया है, घरेलू कामगार को इसलिए परिभाषित किया गया कि घरेलू कामगारों के साथ भी जो यौन शोषण के मामले वगैरह होते हैं वो बहुत आम होते हैं। और इसमें कहा गया है कि कोई भी वीमेन जो कि एम्प्लॉयड हो किसी भी हाउस होल्ड में किसी भी प्रकार का काम करने के लिए, फॉर रेम्युनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, पैसे के लिए काम करती है, कैश में, काइंड में, जैसे भी हो सकता है, केवल उसको सामान वस्तु ही सब दिया जाता हो, या हो सकता है पैसा दिया जाता हो, या दोनों ही दिया जाता हो, और वो डायरेक्टली रिक्रूटेड है या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से रिक्रूटेड है, टेम्पररी रिक्रूटमेंट है, परमानेंट है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, किसी भी तरह का है, वो डोमेस्टिक वर्कर उसमें इंक्लूड होगी, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉयर्स का जो फैमिली का कोई मेंबर है उसको इसमें डोमेस्टिक वर्कर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, भले वो इसी प्रकार का काम क्यों ना करता हो जो डोमेस्टिक वर्कर करता है, लेकिन वो मेंबर है यदि उसके फैमिली का, एम्प्लॉयर का, तो वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं। उसी प्रकार से किसी भी वर्क प्लेस के लिए एम्प्लॉय को यानी कि कामगार को परिभाषित किया गया है। तो जो नियोजित व्यक्ति होगा किसी भी वर्क प्लेस पर, वो रेगुलर हो, टेम्प्रोरी हो, एडॉक बेसिस पे हो, डेली वेज बेसिस पर हो, डायरेक्टली खुद से काम पे उससे लगा हो, या किसी एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम पे आया हुआ हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज से आया हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ना भी उसको पता हो कि वो वर्कर इंक्लूड है उसके यहाँ, लेकिन फिर भी वो वर्कर माना जाएगा, रेम्युनरेशन पर हो, रेम्युनरेशन ना भी मिलता हो, वॉलंटरी मान लीजिए अपने इच्छा से वो काम कर रहा है बिना किसी पैसे के, तब भी वो वर्कर के रूप में ट्रीट होगा। Whether the term of employment are expressed or implied and includes a co-worker of contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स जो कि ट्रेनी वगैरह, प्रोफेशनल वगैरह हैं, उनको भी इसमें जो है एम्प्लॉय के रूप में जो है सो इंक्लूड किया गया है। अब इसमें सेक्सुअल हरासमेंट टर्म को भी परिभाषित किया गया है। क्या होता है यौन उत्पीड़न? तो ये एक्ट कहता है इंक्लूड्स एनी वन और मोर, कोई एक या एक से अधिक ऐसा अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर, व्यवहार जिसको कि लोग पसंद नहीं करते हैं, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, हो सकता है वो आपने डायरेक्टली ना भी किया हो लेकिन आपके कहने का, करने का मतलब वही रहा हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये इम्प्लीकेशन वर्ड जो है ना, इसको बहुत ही सख्त कर देता है। और क्या व्यवहार लिखा है यहाँ पर? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, किसी भी प्रकार का, मान लीजिए आप उससे फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का उससे अग्रगमन मांगते हैं, ठीक है। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करना किसी काम के बदले, या फिर रिक्वेस्ट करना
रिक्वेस्ट भी इसमें शामिल है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, किसी भी महिला को देख करके लैंगिक जो है आप अगर रिमार्क देते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। शोइंग पोर्नोग्राफी वगैरह अगर आप उसको दिखाते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, और ये जो फिफ्थ वाला है ये इसके डेफिनेशन को काफ़ी ही बड़ा कर देता है कि किसी भी प्रकार का जो अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल, आपने कहा आपने ना भी कहा, किसी भी प्रकार का ऐसा मैनर है, आपका व्यवहार है, कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, वो आपका जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ वर्क प्लेस को भी बहुत विस्तार से परिभाषित किया गया है। इंक्लूड्स क्या क्या इसमें है, कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट उसका जो भी एस्टैब्लिश्ड हो, ऑन और कंट्रोल होली और सब्सटेंशियली financed by fund provided directly or indirectly by appropriate government or local authority और ए गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेंचर अंडरटेकिंग, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो हैं, ये सब कुछ जितने भी तरीके के हैं वो एजुकेशनल, वोकेशनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो, सबको इंक्लूड किया गया। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स जो है उनको भी इंक्लूड किया गया। कोई भी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स है, स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है, वो सब इसमें जो है सो शामिल किए गए हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर वो एम्प्लॉयर विजिट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कोई रियल एस्टेट का एम्प्लॉय है तो वो अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए दूर दूर तक जाता है, कहीं किसी जगह पर कोई प्लॉट दिखाने, कोई बिल्डिंग दिखाने, तो वो एरिया भी उसके वर्क प्लेस में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो उसके कार्य का जो है सो एरिया माना जाएगा। और उसके अलावा यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है तो ट्रांसपोर्टेशन जर्नी के दौरान जब तक वो है व्हीकल में तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी आपको निवास स्थान या घर है वो सब भी ड्वेलिंग ऑफ प्लेसेस और हाउसेज जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा वर्क प्लेस में। तो वर्क प्लेस का दायरा काफ़ी विस्तृत है और इस वर्क प्लेस पर जो भी महिला काम करती है उसको इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अधिनियम का जो धारा 3 है वो क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि किसी भी महिला कामगार का, किसी भी लेडी वर्कर का उसका जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उस पर उसका लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। नो वीमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। ये इसका इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वर्कर, दूसरा उसका जो मेल वर्कर है, अगर वो कोई भी ऐसा व्यवहार करता है तो सेक्शन 3 का वायलेशन माना जाता है और उसी के अंतर्गत फिर आगे की सारी कार्रवाइयाँ उसकी होती हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें और भी जोड़ी गई हैं। सबसेक्शन 2 में यहाँ पे कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इस लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ती हैं या उससे संबंध रखती हैं तो उसको भी इसका हिस्सा माना जाएगा। जैसे यदि उसको किसी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए हम उसको प्रलोभन दे करके उसको बहला फुसला करके अपने पक्ष में करते हैं या थ्रेट देते हैं किसी तरह का उसके पद पर उसको नुकसान पहुंचाने का, उसको हानि पहुंचाने का, तो उसमें जो है सो फिर उस तरह का व्यवहार करके और फिर उसको अपने हिसाब से हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी इसके तहत माना जाएगा। किसी भी प्रकार का उसके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह के लिए यदि उसको हम थ्रेट देते हैं या प्रलोभन देते हैं तो वो सब बातें भी इसमें आएगी। उसके वर्क में हम इंटरफेरेंस करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं या उसके साथ ऑफेंसिव बिहेवियर करते हैं उसके वर्क एनवायरनमेंट में, तो ये सब बातें भी उसके तहत आती हैं। उसके अलावा उसको ऐसा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ जो कि उसके हेल्थ और सेफ्टी पर बुरा प्रभाव डाले, तो कोई भी इस प्रकार का ऐसा व्यवहार जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का कारण बनता है वो भी आपको जो है सो इस सेक्शन 3 के तहत वायलेशन माना जाएगा। अब जो इसका चैप्टर 2 है वो है आपको है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो आंतरिक परिवाद समिति है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसका गठन करने से संबंधित है। और सेक्शन 4 इसका क्या कहता है, सब सेक्शन 1 कि जो भी एम्प्लॉयर है, सभी एम्प्लॉयर्स जो है अपने वर्क प्लेस पे क्या करेगा, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, गठन करेगा। और ये जो गठन होगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का इन राइटिंग होगा। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर कहेगा कि हाँ हमने 2-4 लोगों को कह दिया था ये कमेटी के मेंबर हैं और इनको सुनवाई करनी थी, ऐसा नहीं है। इसका एक आदेश निकलना है, नोटिस निकलनी है। आगे ये एक्ट कहता है कि यदि मान लीजिए किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग अलग जगहों पर है, एक ही कंपनी के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए, हर एक प्रशासनिक इकाई के लिए जो है सो अलग अलग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है सो गठित की जाएगी। अब इसके मेंबर कौन कौन होंगे कमेटी के,
तो इस इंटरनल कमेटी के जो मेंबर होंगे, एक तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, और वो सीनियर लेवल का फीमेल एम्प्लॉय होगा। उन सारे एम्प्लॉयज़ में कोई भी वीमेन एम्प्लॉयड जो है सीनियर लेवल की ऑफिसर, वो आपको जो है सो इसमें चेयरपर्सन के रूप में होगी। अगर अवेलेबल नहीं है वो, तो किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कोई इस तरह के सीनियर लेडी ऑफिसर्स अवेलेबल है तो उसको आप नियुक्त कर सकते हैं, या वहाँ भी नहीं अवेलेबल है तो किसी और भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से आप सीनियर वीमेन एम्प्लॉयड जो है उसको आप इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं। उसके बाद 2 मेंबर ऐसे होंगे जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति जो है सो वो कमिटेड होंगे। उनकी कोई भी समस्या होगी तो उनको वो सॉल्व करने के लिए कमिटेड होंगे, या एक्सपीरियंस्ड होंगे सोशल वर्क में या लीगल नॉलेजेस में। तो 2 मेंबर आपको वैसा रखना है। और इसके अलावा आपको 1 मेंबर रखना है एनजीओज का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, या एसोसिएशंस का, जो कि फीमेल के लिए कमिटेड है, फीमेल के इशूज से फैमिलियर हैं, और वो जो है खास करके उनके सेक्सुअल हरासमेंट के जो इश्यूज होते हैं, कैसे उस तरह की महिलाओं से हमको बात करना है, कैसे उसके अंदर की बात को निकालना है, इस तरह का जो उनको एक्सपीरियंस है, उस तरह की एक मेंबर को हमको जो है सो इस टीम में रखना है। और यहाँ एक प्रोविजो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी मेंबर आप नॉमिनेट करते हैं तो सारे नॉमिनेटेड मेंबर का 1/2 यानी कि 50% कम से कम जो है वो वीमेन होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। और जितने भी मेंबर नॉमिनेटेड होंगे वो क्या करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से अधिक के लिए वो उस पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे। मतलब कि एक बार नॉमिनेटेड हो गया तो वो 3 साल तक मेंबर जो है सो या उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने रहेंगे। यदि कोई एनजीओ या एसोसिएशन से हम मेंबर को रखते हैं तो उनको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस देना या किसी अदर प्रकार का अलाउंसेस, फी वगैरह देना, वो सरकार अपना उसके लिए रूल अलग से बना सकती है। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो इंटरनल कमिटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रह जाएगा यदि वह सेक्शन 16 का वायलेशन करता है। तो इस एक्ट का सेक्शन 16 कहता है कि यदि कोई कंप्लेन करता है इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास और उसकी जो फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होती है तो उस कंप्लेन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग को पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको पब्लिक करता है तो फिर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट से आप हटा देंगे। इसके अलावा यदि वो किसी अपराध के लिए कन्विक्टेड है या उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है किसी लॉ के तहत, कानून के तहत, तो उसमें फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेगा। अगर उस पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है या पेंडिंग है उसके अगेंस्ट, तो वह तब भी जो है सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेगा। या फिर वो अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग करता है जिससे उसका लोकहित में बना रहना जो है सो सही नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो फिर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट से हटा दिया जाएगा और फिर फ्रेश जो है नॉमिनेशन अकॉर्डिंग टू रूल किया जाएगा। चैप्टर 3 जो है वो किससे रिलेटेड है? चैप्टर 3 रिलेटेड है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी से। ठीक है, स्थानीय जो परिवाद समिति है उससे संबंधित है आपको चैप्टर 3। और यहाँ पर कहता है सेक्शन 5 की नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि जो जिला लेवल के ऑफिसर होंगे जो कि इस लोकल कंप्लेंट कमिटीज के कंप्लेंट को देखेंगे उनका नोटिफिकेशन करना है। और यहाँ पावर किसको दिया गया है? समुचित सरकार को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो नोटिफाई करे, और वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिफाई करे, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करे या डिप्यूटी कलेक्टर्स को करे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में वो उनको पावर दे इस एक्ट के तहत, जो कि लोकल कंप्लेंट कमेटी के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसका वो निष्पादन करेंगे। अब ये जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जब हम एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि भाई आप जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाइए, तो फिर ये नया लोकल कंप्लेंट कमेटी क्यों आ गया? तो यहाँ इसका जवाब आपको सेक्शन 6 में मिलेगा कि जो लोकल कंप्लेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम या डिप्टी कलेक्टर वगैरह को हम पावर देंगे, वो वैसे मामलों की सुनवाई करेंगे जहां पर कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बन सकती है। और उसका ये रीजन हो सकता है कि वहां लेस देन 10 वर्कर्स, 10 से कम कामगार यदि हैं तो फिर वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाना है। तो उस केसेस में फिर उनकी सुनवाई जो है उस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के मामलों की सुनवाई लोकल कंप्लेंट कमेटी करेगी। और दूसरा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है जिसने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई और उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही कोई मामला आ जाए, तो फिर कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर अगर हो तब फिर जो है सो लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास मामला आएगा। तो ये 2 बात आपको याद रखना है कि अगर लेस देन 10 वर्कर्स वाला एस्टेब्लिशमेंट है या एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में ही कोई कंप्लेन है, तो दोनों मामले फिर जाएंगे आपको लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास। इसके अलावा सबसेक्शन 2 कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेटेड होगा इस एक्ट के तहत, ठीक है, वो डेजिग्नेट करेगा नोडल ऑफिसर
हर एक ब्लॉक में, हर एक तालुका में, हर एक तहसील में, रूरल एरिया में, ट्राइबल एरियाज में, वार्ड और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, अर्बन एरियाज में, मतलब जितने भी उसके छोटे छोटे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, उन सारे एरियाज में वो एक नोडल ऑफिसर बनाएगा जो कि कंप्लेन रिसीव करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा किसके पास, लोकल कमिटी के पास, विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के अंदर जो है लोकल कमेटी के पास वो फॉरवर्ड कर देगा। वो कुछ कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं करेगा, कोई आगे का काम नहीं करेगा, बस कंप्लेन उसको लेना है और लेकर के उसको आगे बढ़ा देना है लोकल कमेटी के पास। उसके अलावा ज्यूरिडिक्शंस जो होगा लोकल कमेटी का वो वही होगा जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया होता है। कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पटना है या मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल कमेटी होगी वो पूरे जिले के मामलों को देखेगी। अब सेक्शन 7 जो है वो इस लोकल कंप्लेंट कमेटी के कंपोजिशन, टेन्योर और अदर कंडीशंस के बारे में बतलाता है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा आपको, जैसे वहाँ प्रेजाइडिंग ऑफिसर टर्म देते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन का टर्म देते हैं हम लोग। तो चेयरपर्सन जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा, एक प्रख्यात महिला कोई होगी सोशल वर्क के फील्ड में जो कि महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध होगी, तो उनको हम जो है यहाँ पे चेयरपर्सन बनाएंगे। उसके अलावा 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अगेंस्ट द वीमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका और तहसील, वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट्स। इन सबसे जो है जिला, ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड, इन सबसे एक महिला को जो है आपको एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट करवाना है। उसके अलावा 2 मेंबर होंगे जिसमें कम से कम एक महिला होगी जो कि नॉमिनेटेड होगी एनजीओ से या एसोसिएशन से जो कि महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और महिलाओं का खास करके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह का मुद्दा है उन सबसे परिचित हैं, उन सबके वो जानकार हैं। और जितने भी मेंबर होंगे उसमें एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी, एक जो नामित मेंबर होगा वो कम से कम लीगल बैकग्राउंड का होना चाहिए, उसको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रोविजो और कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी जो होना चाहिए शैल बी वीमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज। इन कम्युनिटीज से जो है कम से कम एक महिला का जो है सो चयन आपको इस कमेटी में करना है। उसके अलावा जो ऑफिसर्स जो कि सोशल वेलफेयर या वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है आपके स्टेट्स में, उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। जो भी मीटिंग वगैरह करानी होती है, जो भी होती है, वो सारे काम इनके होते हैं पदेन सदस्यों के, तो एक्स ऑफिसियो मेंबर उनको बनाया जाएगा। और इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे उनका भी जो पीरियड होगा नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, अधिकतम 3 साल तक का हो सकता है, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का था। और इनको भी हटाने का चेयरपर्सन का वही नियम है जो कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लिए अगर वो किसी भी गोपनीय बातों की सूचना को सार्वजनिक करते हैं, खास करके कंप्लेंट को या डिसिप्लिन या इंक्वायरी प्रोसीडिंग को, तो फिर उनको आप हटा सकते हैं। उसके अलावा अगर वो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गए या किसी अपराध के लिए उनके ऊपर जांच चल रहा है, किसी तरह का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चल रहा है या उसमें वो दोष सिद्ध पाए गए हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो इस तरह के लोगों को आप जो है सो चेयरपर्सन की कुर्सी से हटा देंगे और नया चेयरपर्सन को फिर से नॉमिनेट करेंगे इस रूल के तहत। सेक्शन 8 जो है ग्रांट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो अप्रोप्रिएशंस के द्वारा जो है अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से जो है सो कुछ मनी ग्रांट्स या एड जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को प्रोवाइड कराए जो कि इनके मेंबर वगैरह को फी अलाउंसेज इन सब देने में काम आए, या इस एक्ट के तहत जो भी दायित्वों का निर्वहन करना है उनको जो है सो निर्वहन करने में स्टेट्स को हेल्प मिले। और उसके अलावा उनका ऑडिट वगैरह कराना है ताकि पैसे का समुचित व्यय हो रहा है नहीं, समुचित तरीके से उसका व्यय हो रहा है कि नहीं, इन सबको देखा जाए। चैप्टर 5 जो है वो कंप्लेन से रिलेटेड है, शिकायत से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है सेक्शन 9 में, कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसे जरूरी चीज़ है कि कोई भी महिला अगर एग्रीव्ड है, अगर उसको शिकायत करनी है तो फिर मेक इन राइटिंग, उसको लिखित रूप में शिकायत करना होगा, एक कंप्लेन देनी होगी। केवल मौखिक रूप से कह देने से वो कंप्लेन नहीं माना जाएगा। इन राइटिंग अ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस टू इंटरनल कमिटी, अगर वो कंस्टिट्यूटेड है तो, या तो फिर नहीं है तो लोकल कमेटी को, लोकल कमेटी के पास कोई भी जा सकता है, और इंटरनल कमेटी है तो इंटरनल कमेटी को। विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस दिन वो घटना घटी है उसके 3 महीने के भीतर, एंड इन केस ऑफ ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट। मान लीजिए वो घटना कई बार घटी, मान लीजिए किसी को कोई व्हाट्सएप ही कर रहा है और वो भद्दे मजाक कर रहा है,
तो अगर वो लगातार वो ऐसा घटना कर रहा है तो लास्ट घटना जब हुई इसके 3 महीने के अंदर, तो यहाँ पर एक टाइम बार लगा दिया गया 3 मंथ का कि 3 मंथ के अंदर लास्ट इंसिडेंट्स के या इंसिडेंट्स के आपको कंप्लेन कर देना है और राइटिंग में कंप्लेन करना है, ठीक है, लोकल कंप्लेन कमेटी के सामने या इंटरनल कंप्लेन कमेटी के सामने। अगर मान लीजिए किसी कारण से महिला भयभीत है, नहीं कर पा रही है कंप्लेन रिटेन में, तो फिर उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, सहायता देना है ताकि वो कंप्लेन कर सके इन राइटिंग में। और ये काम जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का या उसके मेंबर का या चेयरपर्सन का, इन सब का होता है। लेकिन यहाँ पावर भी दिया गया है लोकल कमेटी को या इंटरनल कमेटी को कि वो 3 महीने का जो टाइम बार्ड है उसको वो शांत कर सकता है, उसको हटा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिससे कि वो 3 महीने में कंप्लेन नहीं दे सकी, तो वो उसको हटा भी सकता है 3 महीने के। मान लीजिए कोई ऐसा कारण होता है कि फीमेल जो है, वीमेन एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन नहीं कर पा रही है लिखित रूप में, चाहे उसका ऐसा फिजिकल या मेंटल स्थिति हो गया, मानसिक रूप से इतना उत्पीड़न हो गया कि वो सोचने और समझने की शक्ति उसमें नहीं रही, या उसकी मृत्यु हो गई या कोई और कारण हो, तो उसका जो लीगल हेयर है, उसका जो उत्तराधिकारी है या कोई भी पर्सन जो कि उससे संबंधित है, वो जो है सो फिर कंप्लेन कर सकता है अपने इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के समक्ष। अब जब इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास कंप्लेन आएगा तो सेक्शन 10 एक है कंसिलेशन का, सुलह करने का, कि कंप्लेन आने के बाद तो आपको इंक्वायरी करनी है। लेकिन मान लीजिए कि उसी दौरान जो एग्रीव्ड वीमेन एम्प्लॉय है, फीमेल है, वो स्टेप लेती है सेटलमेंट का, टेक्स स्टेप टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड रिस्पोंडेंट थ्रू कंसिलेशन, कि भाई आपस में हम समझौता कर लेते हैं, कंप्लेन को वापस कर लेंगे या जो भी, तो आप इस पर प्रोसेस कर सकते हैं कंसिलेशन पर। लेकिन नो मॉनिटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज बेसिस ऑफ कंसिलेशन। मान लीजिए अगर वो कहते ठीक है हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम कंप्लेन वापस ले लेंगे, तो ये बातें नहीं होंगी। अब जब सेटलमेंट स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद जब कोई सेटलमेंट कंप्लीट होगा, कमिटी जो है सो उसको रिकॉर्ड करेगी, जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह होगी, और सेटलमेंट्स में जो भी उसके फाइंडिंग होगी उसको वो फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि भाई इसके फाइंडिंग्स के आधार पर आप अपना नेक्स्ट एक्शन लीजिए। इसके अलावा सेटलमेंट की जो कॉपी है वो जो पीड़ित महिला है उसको और रिस्पोंडेंट्स जो है जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उन दोनों को भी दिया जाएगा। और जब सेटलमेंट एक बार हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी इस इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के। अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई कंप्लेन किसी फीमेल एम्प्लॉय के द्वारा, वीमेन के द्वारा, किसी के द्वारा किया गया, तो उस पर इंक्वायरी सेटअप हुई, और इंक्वायरी जब सेटअप होगी, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सेक्शन 10 में कंसिलेशन हो गया तब तो समाप्त हो गई बात। अगर सेक्शन 10 में कंसिलेशन नहीं हुआ और इंक्वायरी चली, तो फिर इंक्वायरी चलने के बाद कुछ फाइंडिंग होगा। फाइंडिंग होने के बाद यदि वो गिल्टी पाया जाता है तो फिर अगर वो कोई एम्प्लॉय है जिसका कि सर्विस रूल है, यदि उसकी सर्विस रूल है, सेवा संहिता है, जैसे मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो बिहार सर्विस कोड है उसका, तो सर्विस रूल जहां एप्लीकेबल है तो उसके तहत यदि कोई रूल है इन सब के लिए तो उस रूल के तहत उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी, आगे का उस पर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जहां इस तरह का कोई रूल नहीं है या कोई डोमेस्टिक वर्कर है या इस तरह की बात है जहां पर कोई सर्विस कंडीशन से रिलेटेड रूल नहीं है और प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि कंप्लेन सही है, तो फिर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा कंप्लेन को, कहाँ, पुलिस के पास। कितने दिनों के भीतर? विद इन पीरियड ऑफ 7 डे फॉर रजिस्टरिंग ऑफ केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी के सेक्शन 509 में उनको जो है केस रजिस्टर करने के लिए 7 दिनों के भीतर फॉरवर्ड कर देना है। या और भी अगर कोई प्रोविजन लग सकता है तो उसका डिटेल लिख के भेजना है, फिर पुलिस अपना देखेगी कि और भी क्या सेक्शन हम आईपीसी का लगा सकते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 509 क्या कहता है? आईपीसी का सेक्शन 509 कहता है कि किसी भी महिला को लज्जित करने या अपमानित करने के दृष्टिकोण से यदि कोई शब्द बोला जाता है, कोई क्रिया की जाती है, कोई इशारा किया जाता है, आवाज दिया जाता है, इस तरह का कोई भी कृत्य किया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल का जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये 509 में तो कंप्लेन जाएगा ही। उसके अलावा यदि और भी कोई बात है तो वो कोड के तहत जो है वो सेक्शन उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई सेक्शन 10 के तहत कंसिलेशन हो गया और रिस्पोंडेंट्स को कंप्लाई करना था ऑर्डर को, मगर उसने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया और फीमेल एम्प्लॉय जो है, जो वीमेन है, उसने फिर इन्फॉर्म किया इंटरनल कमेटी को, वीमेन ने लोकल कमेटी को कि हमारा जो रिस्पोंडेंट को कंप्लाई करना था उसने कंप्लाई नहीं किया है, तो फिर उसके बाद जो है वो कमेटी उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर सकती है। इंक्वायरी करने के बाद उसको पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है। यानी कि कंसिलेशन के दौरान जो भी निर्णय लिया गया है आपस में सेटलमेंट के थ्रू, तो उस निर्णय का पालन करना है रिस्पोंडेंट को, और अगर वो नहीं करता है तो फिर सेक्शन 11 के तहत जो इंक्वायरी है वो फिर से शुरू मानी जाएगी।
अब मान लीजिए अगर दोनों ही पार्टी इंप्लॉय है, यानी कि अगर एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, ऐसी स्थिति नहीं है, दोनों ही एम्प्लॉय है, तो उस स्थिति में दोनों को सुनना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जो नेचुरल जस्टिस का थ्योरी है उसके तहत उसको दोनों को सुनकर के तब निर्णय लेना है। इसके अलावा सेक्शन 509 के तहत जो भी कार्रवाई होनी है वो तो होनी है, और कोर्ट को उन्होंने पावर दिया कि वो जो है सो पेमेंट का ऑर्डर कर सकता है एग्रीव्ड वीमेन को अंडर सेक्शन 15 जो प्रोविजन किया गया है। तो उसको हम लोग अंडर सेक्शन 15 फिर आगे देखते हैं। और जैसा कि हर एक एक्ट में होता है, जो भी जांच समिति होती है, इंस्पेक्टर होते हैं, उनको कुछ पावर होता है। तो यहाँ भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जो है किसी भी विटनेस को बुलाने का, उसके अटेंडेंस को इन्फोर्स करने का, ओथ लेने का, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको प्रोड्यूस कराने का, या कोई भी मैटर जो कि उसको जरूरी है उन सबको अपने सामने रखने का जो है ये पावर इनको भी दिया गया है, कमेटी को भी। और जो भी इंक्वायरी होगी वो 90 दिनों के भीतर उनको कंप्लीट कर लेना है। 90 डेज का यहाँ टाइम लिमिट लगा दिया गया है इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। चैप्टर 5 जो है वो किससे संबंधित है? इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। जो भी कंप्लेन मिला उस पर कैसे इंक्वायरी करनी है उससे संबंधित है। सेक्शन 12 क्या कहता है? एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। यदि कोई इंक्वायरी पेंडिंग में है, अभी चल रहा है, चूंकि 90 दिन का समय मिला है उसको करने के लिए, तो उस समय फिर क्या एक्शन लिया जाना है? तो कहता है कि यदि मान लीजिए कि कोई जो एग्रीव्ड वीमेन है वो अगर रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट मेड बाय द एग्रीव्ड वीमेन, तब इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी जो है वो एम्प्लॉयर को कह सकती है कि वो ट्रांसफर कर दे उस पीड़ित महिला को या रिस्पोंडेंट्स को दूसरे वर्क प्लेस पे, या फिर उसको लीव ग्रांट करे एग्रीव्ड वीमेन को अप टू पीरियड ऑफ 3 मंथ। 90 दिन इंक्वायरी चलनी है, इसलिए 90 दिन तक का छुट्टी उसको दे, और ग्रांट सच अदर रिलीफ्स टू एग्रीव्ड वीमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यदि रूल में कोई और भी रिलीफ्स की बात की गई है, सुविधा की बात की गई है, तो वो उसको प्रोवाइड कराए। ये एम्प्लॉयर को वो डायरेक्शन दे सकता है। और ये जो लीव उसको मिलेगा, ये जो छुट्टी मिलेगी वीमेन को 90 डेज की, वो जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं जो ऑथराइज्ड लीव है उनके अलावे होंगी, और उसको भी जो है सो एक ऑथराइज्ड लीव की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद यदि एम्प्लॉयर को इस तरह का कोई डायरेक्शन मिलता है, रिकमेंडेशंस मिलता है कमिटीज के द्वारा, तो फिर उसके बाद वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा उस रिकमेंडेशन का, और उसकी जो है रिपोर्ट फिर वो कमिटी को भेजेगा कि हाँ उसने उसका पालन कर दिया है। अब जब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन 11 के तहत, तो फिर इंक्वायरी जब समाप्त हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयर होगा या जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, तो उसको कमिटी क्या करेगी? अपना रिपोर्ट देगी। और रिपोर्ट देना है कब? जब उसका इंक्वायरी जो है वो समाप्त हो गया, उसके 10 दिनों के भीतर। 10 डेज का यहाँ पर टाइम लिमिट लगाया कि भाई आप आज इंक्वायरी समाप्त कर दिए, जो भी आपकी फाइंडिंग हुई उस प्रोसीडिंग्स के फाइंडिंग्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करिए और एम्प्लॉयर को दीजिए इन केस ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दीजिए इन केस ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमिटी। यदि कमिटी को ऐसा लगता है, उसकी ऐसी फाइंडिंग आती है, ऐसा निर्णय होता है कि जो एलिगेशन था उस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट वो प्रूव्ड नहीं हुआ, सही साबित नहीं हुआ है, तो फिर वो रिकमेंड कर सकता है एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरी स्थिति बनेगी यदि मान लीजिए कि कमिटी ने इस जांच के बाद निर्णय लिया, इस कंक्लूजन पर कमिटी पहुंची कि जो एलिगेशन था उसके खिलाफ, रिस्पोंडेंट के खिलाफ, वो सही पाया गया, तो फिर वो रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। क्या रिकमेंड करेगी? पहला कि टेक द एक्शन ऑफ फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एज ए मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल। जो आपकी सेवा संहिता है उसमें जो मिसकंडक्ट है, उसमें जो भी आपको सजा होनी है, जो भी रूल है, उस रूल के तहत आप जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। और यदि इस प्रकार का कोई रूल नहीं है, सर्विस रूल में कोई बात नहीं है, तो फिर जो भी मेथड प्रिस्क्राइब्ड है आपके जॉब में, HR मैनुअल्स में जो भी तरीके हैं, उसके हिसाब से आप, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। दूसरा सुझाव जो है रिकमेंडेशन, वो यह दे सकता है कि यदि कोई महिला इससे जो एग्रीव्ड वीमेन थी उसको जो भी राशि दी जानी है सेक्शन 15 के तहत, तो वो राशि जो है उसको, चाहे उसका यदि उसकी डेथ वगैरह हो गई तो उसके जो लीगल हेयर्स है, जो वारिस है, उत्तराधिकारी है, उनको जो भी राशि दी जानी है, तो सेक्शन 15 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो राशि डिडक्ट की जाए। कहाँ से डिडक्ट की जाए? तो उस रिस्पोंडेंट्स के वेज या सैलरी में से डिडक्ट की जाए। जो भी दोषी व्यक्ति है उसके वेज और सैलरी में से राशि कटौती करेगा एम्प्लॉयर, और उसके बाद फिर उस कटौती की गई राशि को उस महिला को या उसके वारिस को देगा। और मान लीजिए किसी कारण से राशि की कटौती करना संभव नहीं है एम्प्लॉयर के द्वारा, यदि उसने जॉब छोड़ दिया है या रिटायर्ड हो गया या कुछ और भी स्थिति हो, एब्सेंट है ड्यूटी से, तो इस स्थिति में वो डायरेक्ट किया जा सकता है रिस्पोंडेंट्स को ही। डायरेक्टली कमिटी जो है रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप ये राशि उस महिला को दे।
और मान लीजिए एक ऐसा भी स्थिति आएगा जहां वो रिस्पोंडेंट जो है वो फिर भी उस राशि को महिला को अगर नहीं देता है अंडर सेक्शन 15 के तहत, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है उसको बकाया भू राजस्व की वसूली की तरह जो है सर्टिफिकेट केस उस पर जारी किया जाएगा और उसको बकाये लैंड रेवेन्यू के तहत जो है जो सर्टिफिकेट ऑफिसर होते हैं वो उस राशि की वसूली करेंगे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जिनको वो रिपोर्ट दी जाएगी और जिसमें कि खास करके रिस्पोंडेंट एक जो है सो दोषी पाया जाएगा, तो उस रिकमेंडेशन को 60 दिनों के अंदर उनको जो है लगाना है, उसको इंप्लीमेंट कराना है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि मामला जो हो वो झूठा हो, तो एक्ट उसको भी देखने का प्रयास किया है कि यदि कोई मामला फॉल्स है, मैलिशियस कंप्लेन है, झूठे उसमें एविडेंसेस लगाए गए हैं और झूठे दस्तावेजों के आधार पर उस मामले को खड़ा किया गया है, तो इन स्थिति में यदि कोई झूठा कंप्लेन करती है, जानबूझ करके गलत आवेदन देती है और गलत आवेदन दे करके किसी को एग्रीव्ड बनाने का कोशिश करती है, तो फिर इस स्थिति में जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और वो भी कार्रवाई उसके तहत यदि वो एम्प्लॉय है तो जो सर्विस रूल में कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत, अगर सर्विस रूल में इस प्रकार के मामलों के लिए कोई कार्रवाई निश्चित नहीं है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा रूल में, उस रूल के तहत किया जाना है। लेकिन यहाँ एक प्रोविजो दिया गया है, एक सेफ्टी दी गई है कि मान लीजिए कोई परिवाद किसी ने किया और वो उसको सिद्ध नहीं कर पाया या पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया, तो उसकी इनएबिलिटी या उसकी अयोग्यता के कारण जो है उसको यह नहीं माना जाएगा कि उसने जानबूझ करके झूठा परिवाद दिया है और फिर वो इसके लिए दंड का दोषी नहीं होगा इस अधिनियम के तहत, इस धारा में। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी को अगर किसी भी परिवाद को मैलिशियस इंटेंट वाला साबित करना है या झूठा परिवाद साबित करना है, तो उसके लिए उसको फुल इंक्वायरी करनी है और फुल इंक्वायरी करने के बाद ही उसको अपना कोई रिकमेंडेशन देना है कार्रवाई करने के लिए उस महिला के खिलाफ। यानी कि यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित किया गया है कि परिवाद देने के बाद ऐसा ना हो जाए कि किसी प्रभाव में आकर के उसके परिवाद को झूठा साबित किया जाए, उस पर ही कार्रवाई कर दी जाए। तो यहाँ उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो झूठा परिवाद न दे, झूठा कंप्लेंट न करे, इसका भी प्रयास एक्ट ने किया है। अब यदि मान लीजिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के सामने कोई विटनेस झूठा गवाही देता है या कोई झूठा एविडेंस प्रोड्यूस करता है और ये पकड़ा जाता है कि वो फॉर्ज्ड है, मिसलीडिंग है, तो उस केस में उस जो विटनेस है उसके खिलाफ भी वो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लिख सकता है कि सर्विस रूल के तहत जो भी इस पर कार्रवाई हो सकती है वो आप इस पर कीजिए। अब सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 में हमने देखा था कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको पावर है कि वो जो है एक अमाउंट को निर्धारित कर सकती है एग्रीव्ड वीमेन को देने के लिए और उस अमाउंट की कटौती जो है एम्प्लॉयर करेगा उस एम्प्लॉय से। तो उस अमाउंट का जब निर्धारण करने लगेगी वो कमेटी, तो फिर वो इंटरनल या लोकल कमेटी कुछ बातों का ध्यान रखेगी, जैसे कि जो भी वीमेन है जो एग्रीव्ड है उसका जो मेंटल ट्रॉमा है, पेन है, सफरिंग है एंड इमोशनल डिस्ट्रेस है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके अलावा उसके जो कैरियर में लॉस हुआ, अपॉर्चुनिटी में जो उसका लॉस हुआ इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते, उसको भी ध्यान में रखेगी। यदि कोई मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हुआ उसके फिजिकल या साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट में तो उसको भी वो ध्यान में रखेगी। उसके इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखेगी रिस्पोंडेंट्स के। मान लीजिए रिस्पोंडेंट 10,000 रुपये महीना कमाने वाला और उस पर आप 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे तो वो भी ना हो पाएगा, तो ये चीज को भी देखना होगा रिस्पोंडेंट्स के। और फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इंस्टॉलमेंट को उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है या उसको एक ही साथ पे करना है, तो ये सब बातें यदि वो रिकमेंड करती है तो उसके पहले वो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखेगी। अब सेक्शन 16 क्या कहता है कि किसी भी तरह का कंप्लेन या जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, प्रोसीडिंग है, उसको जो है आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उसका पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कई तरह की सूचनाएं मांगी जाती हैं, बावजूद इसके होते हुए भी कोई भी कंप्लेन जो अंडर सेक्शन 9 इस एक्ट के तहत आया है उसमें कोई भी आइडेंटिटी है, एड्रेस है एग्रीव्ड वीमेन का, रिस्पोंडेंट का, विटनेस का या कोई इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलेशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, कोई भी बात या सूचना जो है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई रिकमेंडेशन किया है कमेटी ने तो उसको भी आप जो है सो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई एक्शन लिया गया है आपको एम्प्लॉयर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के द्वारा, तो उसको भी पब्लिश नहीं किया जा सकता है, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है पब्लिक को, प्रेस को, मीडिया को या किसी भी तरीके से। अब यदि कोई सेक्शन 16 के तहत सूचना नहीं देनी थी लेकिन उसने पब्लिश कर दिया है, इस प्रोविजन का कंट्रावेंशन किया है सेक्शन 16 का, तो वो पेनल्टी होगा उसको इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन और वेयर नो सच सर्विस रूल एग्जिस्ट द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उसको सर्विस रूल के तहत जो भी सजा होनी है वो दिया जाएगा, जो भी दंड होना है वो दिया जाएगा। और यदि किसी का सर्विस रूल नहीं है, नहीं लागू है उस पर, तो फिर जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में जिस तरीके से उसको सजा मिलनी है।
और सेक्शन 18 अपील से रिलेटेड है। मान लीजिए कि जो भी कंप्लेन हुआ उससे कोई भी एग्रीव्ड हो गया, रिस्पोंडेंट या फिर वीमेन, दोनों में से कोई भी पार्टी एग्रीव्ड हो गया, तो फिर वो उसके सर्विस रूल के तहत यदि कोई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है या नहीं है, तो जो भी प्रिस्क्राइब होगा रूल में उस मैनर से वो फिर अपील जाकर के अपना कर सकता है कि वो उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है जो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी ने दिया है, और वो 90 दिनों के अंदर उसको करना है, रिकमेंडेशन देने के 90 दिनों के भीतर। अब चैप्टर 6 जो है वो है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। इस तरह की घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए एम्प्लॉयर के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका ड्यूटी दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है सो अपने वर्क प्लेस पर क्रिएट करे, उसको सेफ्टी जो है फीमेल एम्प्लॉयज को वो प्रोवाइड कराए। उसके अलावा जो भी दृश्यमान जगह है, जो भी कंस्पिक्यूअस प्लेसेस है वर्क प्लेस पर, वहाँ उसका जो पिनल कॉन्सिक्वेंसेज है सेक्सुअल हरासमेंट का, कि क्या दंड हो सकता है आप अगर इस तरह का कुछ करते हैं, तो उनको जो है सो वो डिस्प्ले करें। उसके अलावा वो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह, जागरूकता वगैरह रेगुलर इंटरवल पर कराते रहे, सेंसिटाइजेशंस वगैरह कराते रहे। इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को जो होगा उसको कंप्लेन को डील करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए जो भी फैसिलिटीज वगैरह की जरूरत है उन सब का वो सुविधा मुहैया कराए। उसके अलावा अटेंडेंस जो है रिस्पोंडेंट्स का इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के समक्ष, या विटनेस का जो है वो अटेंडेंस दे, मतलब कि उपस्थित हो उस कमेटी के समक्ष गवाही देने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए, इसको एश्योर कराए। यदि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी कोई जानकारी चाहती है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है, तो उन इन्फॉर्मेशंस को उसके रिगार्डिंग वो अवेलेबल कराएगा। और जो एग्रीव्ड वीमेन है, अगर वो चाहती है कि वो आईपीसी के तहत कंप्लेन करेगी, तो फिर उसको जो भी असिस्टेंस दिया जा सकता है वो असिस्टेंस, वो सहायता जो है, उस जो भी कानून आईपीसी या कोई भी अगर एक्ट के तहत उस पर और भी कार्रवाई हो सकती है और उसमें वो जाना चाहती है, तो वो एम्प्लॉयर उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा यदि वह अपराध करता है, उसने कोई अपराध किया है इस एक्ट के तहत, तो फिर उसके अगेंस्ट इनिशिएट करवाएगा एक्शन अंडर आईपीसी, जिस जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है जिस स्थल पर, तो आईपीसी पे उस पर कार्रवाई शुरू होगी। सेक्सुअल हरासमेंट को एज ए मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाएगा और उसको सर्विस रूल में जो है सो इंटर करना है, सर्विस रूल में उसको जोड़ना है, और टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय इंटरनल कमेटी जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। चैप्टर 7 जो है वो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, जहाँ लोकल कंप्लेंट कमेटी है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जो हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम वगैरह हो सकते हैं, तो उसको भी मॉनिटर करना है। टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट फर्निश्ड बाय लोकल कमेटी, लोकल कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसका टाइमली सबमिशन हो जाए। उसके अलावा टेक सच मेजर एज मे बी नेसेसरी फॉर इंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एंड राइट ऑफ वुमेन, तो अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करना है ताकि सभी को जानकारी हो कि एक्ट में क्या प्रोविजंस है, क्या उनके अधिकार है, और रेस्पोंडेंट्स जो होंगे उनको भी समझ में आए कि इस तरह के कृत्य के लिए उनको क्या सजा मिल सकती है। चैप्टर 8 जो है वो आपको मिसलेनियस है, विविध है, विभिन्न प्रकार की इसमें बातें लिखी गई, जैसे कि कमेटी जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी। एम्प्लॉयर को भी कहा गया है कि वो अपना एनुअल रिपोर्ट देगा कि साल भर में कितने कंप्लेंट्स वगैरह उनके यहाँ हुए हैं, नहीं हुए हैं, इन सब की जानकारी देगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन को, उसका डाटा को जो मेंटेन करेगा, किस प्रकार के कंप्लेन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इस तरह से। इसके अलावा समुचित सरकार जो है इसको पब्लिसाइज करेगी एक्ट को, लोगों को इसकी जानकारी हो। इसके लिए जो भी मेथड है पब्लिसाइज करने का, उसको मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जनरेट करके वो सारा काम करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि किसी भी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर को बुला करके इस एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह के मामले आए हैं, कौन से मामले आए, इन सब की जानकारी वो ले सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकता है, इन सब का अधिकार उनको मिला हुआ है। सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेनल्टी प्रोविजन है, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब मान लीजिए कि आपको इंटरनल कमेटी बनानी है अंडर सेक्शन 4, या फिर आपको कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया अंडर सेक्शन 13, 14 एंड 22, उन सब के तहत आपको कार्रवाई करनी, या फिर आपने किसी और प्रोविजंस या रूल का, इस एक्ट के तहत जो रूल बना उसका कंट्रावेंशन किया, तो आपको फाइन होगा। और फाइन कितना तक होगा? मे बी अप टू 50,000, 50,000 रुपये तक का आपको जो है जुर्माना लगाया जा सकता है आपको इस एक्ट के तहत काम नहीं करने की। अब अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर इस अपराध को दोहराता है, इसी ऑफेंस को वापस फिर से करता है, सब्सिक्वेंटली कमिट करता है, जिसके लिए वो पूर्व में दोषी हो चुका था, तो फिर उसका पनिशमेंट जो होगा ट्वाइस होगा। पहली बार मान लीजिए उसमें आपने 30,000 का जुर्माना लगाया था, तो 60,000 हो जाएगा उसका जुर्माना, जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज तक जा सकता है। अगर मान लीजिए वो कोई बिजनेस एक्टिविटी वगैरह करता है, तो उसको लोकल अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से जो भी लाइसेंस वगैरह मिलते हैं उसको कैंसिल किया जा सकता है।
उसको विड्रॉ किया जा सकता है, उसका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है, अप्रूवल वगैरह उसका समाप्त किया जा सकता है अगर एम्प्लॉयर वापस से दोहराता है अपराध को। किसी भी कोर्ट में जो है इस अपराध के लिए तब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक कि वो एग्रीव्ड वीमेन या इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी या उनके जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनके द्वारा वो अपराध जो है कोर्ट के समक्ष नहीं लाया जा सकता। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रैंक के जो होंगे वही इस ऑफेंसेस में आगे की कार्रवाई करेंगे। सेक्शन 29 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो है रूल बनाने की सख्ती दी गई है। कई मामलों में फी वगैरह अलाउंसेस वगैरह क्या निर्धारित होगा, किस मैनर से, उसमें अलग अलग सेक्शंस में जहाँ जहाँ एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा था तो क्या तरीका होगा, ये सब बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने अथॉरिटी के लिए। रिमूव डिफिकल्टीज का जो पावर होता है जनरली जो एक्ट निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको 2 साल तक का टाइम दिया रहता है कि 2 साल के अंदर में यदि किसी प्रकार की डिफिकल्टी आती है तो उसका एक्सप्लेनेशन या उनको दूर करने का उनको पावर हो जाता है। तो ये कई सारे एक्ट में मिलता है, यहाँ भी इसमें दिया गया है। तो ये टोटल आपको 30 सेक्शंस इस एक्ट के थे। तो इस एक्ट को आज हम लोगों ने अच्छे से देखा, डिटेल में जाकर के देखा। यदि आप मेल एम्प्लॉय हैं, फीमेल एम्प्लॉय हैं, ऐसे भी फीमेल वर्कर हैं, कोई भी हैं, तो आपके लिए इस अधिनियम की सही और समुचित जानकारी बहुत आवश्यक है।